चलो सबसे पहले देखेंगे हम बायट सावर्ट लॉ। क्या देखेंगे बेटा? बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ। देखो, मैंने आपको ना बायट सावर्ट लॉ में ये बताया था कि यदि कोई करंट एलिमेंट है, क्या है, अगर कोई वायर है मान लो, इस वायर में यदि करंट आई फ्लो कर रहा है, मैंने कहा था कि यदि कोई वायर है, इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है? करंट आई। तो यदि मैं ना इसका छोटा सा एक हिस्सा ले लूं, डीएल पार्ट, और करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो बेटे इससे थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड मानूंगा डीबी। क्या मानूंगा? मैग्नेटिक फील्ड मानूंगा डीबी। ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साथ में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा ये जो करंट एलिमेंट है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए? ये होता है। मैंने कौन सा डिस्टेंस? तो ये करंट एलिमेंट और वो पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस। समझ गए? तो अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम एक साथ लिखेंगे, सो आई कैन राइट हियर dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल, आइडियल है ना, बाई आर का स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो है ना, लिखेंगे कि नहीं? ध्यान दे रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर का स्क्वायर। तो dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल बाई आर का स्क्वायर। तो यहां पर ना, इसको मैंने तुम लोग को बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आई डीएल क्रॉस आर बटे के मॉड आर का होल क्यूब। दरअसल ये जो मैग्नेटिक फील्ड आता है करंट एलिमेंट की वजह से, वो इस गिवन प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। कैसे आता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन से क्या का? परपेंडिकुलर, या तो इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन, या तो इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन। तो ये dB प्रोपोर्शनल टू आई डीएल क्रॉस आर बटे मॉड आर का क्यूब। अब यहां पर भाई आइडियल क्रॉस आर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? dB बराबर, अब प्रोपोर्शनलिटी से हटा रहा हूं, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ए क्रॉस भी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, यानी कि आइडियल आर साइन थीटा बटे के आर का क्यूब, यानी कि dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। और बेटा ये हो जाएगा टेस्ला, बात नहीं करेंगे। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर टेस्ला, ठीक है ना? इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। अच्छा, तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होता है बेटा? 10 टू द पावर -7 यूनिट। क्या होगा बेटा? टेस्ला। अच्छा, म्यू नॉट बाई 4 पाई की यूनिट कैसे निकालोगे? बताओ बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई की यूनिट कैसे निकालोगे? श्रेयांश बताओ, टेल मी हाउ टू फाइंड यूनिट ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई की यूनिट कैसे निकालोगे? बताओ। अब देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई की यूनिट चाहिए ना? अब सुनो, पहले ना ऐसे लिखना सीखो। म्यू नॉट बाई 4 पाई है तो आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करो, तो dB इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में आइडियल साइन थीटा, अब बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई। अब बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होते हैं वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, आर का स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, आई का मतलब एम्पियर, डीएल का मतलब मीटर। आना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो? सो इसका यूनिट हो गया है ना बेटा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल के बताओ, चलो म्यू नॉट का डायमेंशन निकालो। हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट? तो म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, समझ गए? म्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट कहते हैं कि इसको मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, समझ गए?
मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। देखो तो ये हो गया म्यू नॉट का बेटा, ये म्यू नॉट का क्या हो गया, यूनिट हो गया। डायमेंशन कैसे निकालोगे, ए डायमेंशन कैसे निकालोगे, देखो सुन पहले मेरी बात। तो बात यहां पर ये है ना कि देख म्यू नॉट बटे 4 पाई की जो वैल्यू होती है, मैंने लिखा डीवी इंटू आर का स्क्वायर बटे आइडियल साइन थीटा। एक बात समझना बेटा, डीबी माने मैग्नेटिक फील्ड, डीबी माने क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। डीबी माने क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के लिए ना तुमको पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जानते हो, एफ बराबर आई बी एल। तो बी हो जाएगा कितना, एफ बटे आई एल, एफ बटे आई एल, हाँ है ना, एफ बटे आई एल। एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स, दैट इज एम एल टी माइनस टू। करंट का मतलब ये होता है, लेंथ का मतलब एल, सो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, है ना। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन एल का स्क्वायर बटे ए इंटू एल। सो बेटा ये एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, बेटा ये होता है, प्लीज आप इसको नोट करेंगे। मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस का डायमेंशन ही होता है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, नोट कर लेंगे बेटा, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है, ये आता है। तो म्यू नॉट तुमको क्लियर है, म्यू नॉट तुमको क्लियर है ना, मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस होता है, यूनिट भी क्लियर है, डायमेंशन भी क्लियर है, समझ गए, देख लेंगे भैया अच्छे से। और हाँ सबसे खास बात कि इस फॉर्मूले से डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर आ गया, ये वाला, ये फॉर्मूला बहुत बड़ी बात बताता है। क्या बताता है बताओ मुझे, क्या बताता है बताओ, टेल मी। हाँ ये बात बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना वो प्लेन से परपेंडिकुलर आता है। किसका प्लेन, कौन सा प्लेन, जिस प्लेन में वायर रखा है, जिस प्लेन में वायर रखा है उस वायर से आर डिस्टेंस पर जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो करंट एलिमेंट और वो डिस्टेंस दोनों एक ही प्लेन में है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, या तो इनटू द प्लेन या तो आउट ऑफ द प्लेन, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। कौन सा प्लेन, वो प्लेन जिसमें करंट एलिमेंट, जिस प्लेन में वायर रखा है और उस प्लेन में आर डिस्टेंस पर बताना है क्या मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए, तो ये तुमको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आइडियल क्रॉस आर बटे आर का क्यूब है, इस बात का ख्याल रखेंगे आप, ठीक है, बोलो हाँ है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, ये बातें सुनो, बात नहीं, मान लो एक स्ट्रेट वायर है, ये क्या है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से, यदि एक स्ट्रेट वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर। ये तुम्हारा दाहिना हाथ है, दाहिना, करंट के, सिर्फ वायर के केस की बात कर रहा हूं, वायर के केस में करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन में अंगूठे को रखो, ऐसा रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा इस केस में, सर्कुलर हो जाएगा, यानी इधर की तरफ क्रॉस, इधर की तरफ डॉट, इधर की तरफ क्रॉस, ये देखो भाई, ये क्या है, वायर है बेटा, है ना, स्ट्रेट वायर है ना, तो इधर की तरफ क्रॉस होगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, डॉट, है ना, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर, है ना, इधर क्रॉस इधर डॉट, है ना, इधर इनटू द प्लेन इधर आउट ऑफ द प्लेन। मेरा बस ये कहना है कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो उस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सर्कुलर, ध्यान रखेंगे। मैंने कहा यदि कोई स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, एक बात। दूसरी बात कि वो जो सर्कुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, है ना, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, अंदर, और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन। ये बात तुमको याद रखना है, समझ गए, पीछे वाले समझे कि नहीं, है ना। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होगा, राइट साइड में अंदर, देखो ना,
अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सी बाहर की ओर आ रहा है, ऐसा सर्कुलर बन रहा है। समझ गए? तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात कि यदि कोई, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, अगर कोई, और उस सर्कुलर कॉइल में अगर करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यदि कोई सर्कुलर कॉइल है और उसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा दाहिना हाथ है, करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन में अपने फिंगर को ऐसे घुमाओ ऐसा, तो ये आएगा बेटा आउट ऑफ द प्लेन, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा किधर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बेटा, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि डॉट। और यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करो, अंगूठा अंदर, यानी क्रॉस। ये सब बातें आपको आना चाहिए, समझ गए? ये सब चीजें आपको आना चाहिए। क्लियर है बेटा? ये सब चीज आपको आना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये सब चीजें तुम लोग को आना चाहिए। ये सब तुम्हारा क्लियर है ना? तुम लोग का क्लियर है ये सब? अच्छे से क्लियर हो जाए, टेस्ट अच्छा जाना चाहिए, वरना हड्डी तोड़ दूंगा मैं इस बार। उनकी बात कर, ठीक है, समझ गए, है ना? अच्छा, अब सुनो आगे। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, है ना, ध्यान से समझेंगे। मैं बात करने जा रहा हूं बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में जो पहला एप्लीकेशन था कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, क्या है बेटा, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें करंट का फ्लो कर रहा है आई, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें करंट का फ्लो क्या कर रहा है, आई। तो बेटे इससे आर डिस्टेंस पर, है ना, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लोगे, इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लोगे, ऐसा। मैंने कहा एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है, सॉरी एक फाइनाइट लेंथ वायर है जिसका लेंथ फिक्स है, तो यदि उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो उससे परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लोगे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सुनो ध्यान से, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये तुमको पता होना चाहिए। मैंने कहा एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, यानी कि सवाल में तुमको एक फिक्स लेंथ दे दिया जाएगा, जैसे 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 20 मीटर वट एवर इट इज, उसमें आपको बोला जाएगा कि वायर से कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और वो एंगल भी आपको सबटेंड कर देगा, 30-60, है ना, और या 60-30 या फिर जो भी 15-75 वट एवर इट इज, वो एंगल आपको दे देगा। तो आपको बेटे उस एंगल पे आपको कैलकुलेट करना रहेगा, समझ रहे हो? तो उसके लिए ये फॉर्मूला लागू होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है? ये सब आपको आना चाहिए। क्लियर है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलो, तो आप इसको एक बार नोट करना चाहेंगे तो कर लेंगे जल्दी से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी फाइनाइट लेंथ वायर, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी फाइनाइट लेंथ वायर। एक बार इस पे एक सवाल भी देना चाहूंगा ताकि तुम लोग की थोड़ी प्रैक्टिस हो सके, एक बार बताएंगे इसको कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसमें मैं कुछ 2 मिली एम्पियर करंट का फ्लो करवा रहा हूं, तो ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये एंगल जो सबटेंडेड है 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, नोट करेंगे इसको। तो प्लीज आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये पॉइंट पी पर तुमको बताना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री और 60 डिग्री मैंने मेंशन कर दिया, और आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। भाई देखो, इस सवाल के लिए आपको हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, है ना। भाई आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आपको ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा, देखो टीचर तभी नंबर देता है वरना नहीं देगा, ठीक है कि नहीं बेटा। म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है, 10 की पावर माइनस 7। बात नहीं करेंगे, ध्यान देंगे इधर। करंट कितना बह रहा है, 2 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 3, पता है। डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। अच्छा, साइन 30 यानी 1/2 साइन 60 √3/2, ये चीज मैंने बस ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, बट आपको पूरा लिखना है एक स्टेप। तो यहाँ पे
इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 10⁻⁻10 ऊपर 1 प्लस √3/2। ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻10। 1 प्लस √3 का मतलब क्या, 1 प्लस 1.7 यानी कि 2.7, यानी कितना हो जाएगा, ये 0.2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 10⁻11 इंटू 2.7, 5.4 इंटू 10⁻11, इतना टेस्ला। बेटा नोट कर लो, बेटा इतना आंसर आएगा। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सही बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर 54 पिको टेस्ला भी कर सकते हो। हो गया 54 पिको टेस्ला। आगे चलें। हो गया, अब सुनो ध्यान से, ठीक है, ये समझ गए। तो भाई यदि फाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, है ना, μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। लेकिन अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तो कैसे करेंगे, समझ रहे हो, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर हुआ तब कैसे करोगे, देखो बेटा, मान लो जो वायर है अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर हुआ, ठीक है, यदि इसमें करंट का फ्लो आई हो रहा है, आर डिस्टेंस पर बताना है, मेरी बात समझ रहे हो, और इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो अब एक बात समझेंगे, एक बात समझो, एक बात समझो, जैसे मान लो इधर इधर देखो, अगर फाइनाइट लेंथ था, क्या था, फाइनाइट लेंथ, तो उसके एंगल क्या थे, फिक्स थे। लेकिन अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो वही एंगल ऐसे सबटेंड होकर ऐसे 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 घूम के ऐसा हो जाएगा, ये एंगल ऐसे 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 घूम करके ऐसे हो जाएगा, यानी दोनों एंगल यहां से ये पूरा 90, इधर से ये पूरा 90 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर हुआ तो जो एंगल सबटेंडेड है दैट इज 90 एंड 90, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, क्या हो जाएगा 90 एंड 90, सो हियर इट इज θ1 90 एंड हियर इट इज θ2 is 90, मेरी बात समझ रहे हो। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मान लो ये पॉइंट P है, μ0I/4πr sin θ1 यानी कि sin 90 प्लस sin θ2 sin 90, कितना का μ0I/4πr sin 90 1 प्लस 1, यानी कितना जगह μ0/4π 2I/r टेस्ला। नोट कर लेंगे बेटा, μ0/4π 2I/r टेस्ला, μ0/4π 2I/r टेस्ला, μ0/4π 2I/r टेस्ला। अगर यहीं पे मैं इनफाइनाइट लेंथ वायर की बात करूं लेकिन फ्रॉम वन एंड, है ना, मैं कहां से बात करूं, फ्रॉम वन एंड, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ना, और कहां से बेटा, ये फ्रॉम वन एंड, है ना, मान लो इसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है, आई, तो फ्रॉम वन एंड का मतलब आर डिस्टेंस पर बताना है, कितने डिस्टेंस पर, फ्रॉम वन एंड। तो बेटे एक एंड से इनफाइनाइट की बात करोगे तो θ1 क्या हो जाएगा 90 और θ2 क्या हो जाएगा 0, θ2 क्या हो जाएगा 0, देखो, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P यानी कि μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2, यानी कितना हो जाएगा μ0I/4πr sin 91 sin 00, μ0/4π I/r टेस्ला, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम वन एंड, मतलब हेडिंग क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर फ्रॉम वन एंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी इनफाइनाइट लेंथ वायर फ्रॉम वन एंड, याद रखना। तो एक बात बताओ,
मिड पॉइंट से निकालना ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा है कि एंड पॉइंट से निकालना? कहाँ पे वैल्यू ज्यादा आएगा, मिड पॉइंट से कि एंड पॉइंट से? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से डबल आ रहा है एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट की वैल्यू है ना, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर आ रहा है पहले वैल्यू में, और एंड पॉइंट से कहां से आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। हाँ या ना? ठीक है, समझ गए? तो एक सवाल इस पे करते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ बेटा, बी और आर में ग्राफ कैसे बनेगा? चलो बात नहीं, बताओ बी और आर में ग्राफ कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? देखो ना, बी और आर एक दूसरे से क्या है, इनवर्स रिलेशन रखता है। बी आर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए बी और आर में ग्राफ कैसे बनेगा? रेक्टेंगुलर। याद रहेगा, बी और आर में ग्राफ कैसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रहेगा आपको, बी और आर में ग्राफ कैसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है कि नहीं बताओ? समझ में आया? एक सवाल करके दिखाएंगे आप लोग। दो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है एक वायर में, और दूसरे में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे बेटे। तो आपको बताना है यहाँ पे आर बराबर कुछ 4 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ भी आर बराबर 4 मीटर का डिस्टेंस है। सो पॉइंट पी पर बताएंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। चलो जल्दी बताओ, पॉइंट पी पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इनफाइनाइट लेंथ वायर का। अब बेटा देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, एक बात को समझेंगे। देखो यहाँ पे भाई दो वायर है ना, ये देखो मेरा राइट हैंड है, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस वाले वायर से भी अंदर की तरफ होगा, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, उन दोनों का सम हो जाएगा, है कि नहीं? देखो राइट हैंड रूल लगाओगे यहाँ पे इस वाले वायर में, तो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर से भी अंदर ही होगा। देखो इस जगह से देखोगे तो किधर होगा, अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी क्या हो जाएगा, बीपी, दैट इज V1 प्लस V2, यानी V1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 I1 बटे R1 प्लस 2 I2 बटे R2। सो म्यू नॉट बटे 4 पाई होता है 10 के पावर -7, 2 बाहर कर लो, R1 R2 भी सेम बेटा, 4 बाहर कर लो। I1 कितना है 2, I2 कितना है 5। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 1/2 इंटू 5 प्लस 2 7 इंटू 10 के पावर -7, यानी कि 3.5 इंटू 10 के पावर -7 टेस्ला। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे प्लीज। ठीक आया है इतना? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए। एक और सवाल करते हैं इस पे। इसको बताओ, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और इधर 5 एम्पियर का। अब बात ये बेटे कि 4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, मतलब इस पॉइंट पी पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, और इस वाले वायर की वजह से बाहर होगा। और जानते हो इस वाले वायर की वजह से कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, 12 मीटर के डिस्टेंस पे, और इस वाले वायर से 4 मीटर के डिस्टेंस बताना है। बोलो हाँ है ना? तो एक बात और जानते हो, चलो ठीक है, दोनों में से कोई भी ज्यादा कम ले सकते हैं, निगेटिव आएगा तो हम उसको स्विच कर लेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, है ना, 2I1 बटे R1 माइनस 2I2 बटे R2। सो म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, 2 बाहर। I1 कितना आएगा, I1 कितना आएगा 4/12
I2 कितना आएगा 5/4। देख लो बेटा, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, 1/3 माइनस 5/4। अब बेटा देखो 2 इंटू 10⁻⁻7, 3 और 4 का 4 कैल्सियम कितना 12, 4 और यहाँ पे कितना 15, यानी कितना ये कटा -11/6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो जानते हो ये निगेटिव क्या बता रहा है कि अगर मैं 2I1/R1 यानी कि पहले वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लिखा है तो ये बात गलत होगा। किसकी वजह से ज्यादा होगा? इसकी वजह से, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन है, यानी जो आंसर आएगा वो किधर आएगा? डॉट। समझे कि नहीं? देखो मुद्दा ये है बेटा कि मैंने जो बी नेट लिखा है, मतलब पॉइंट, मतलब बी पॉइंट पर जो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है ना, आई हैव रिटन B1 माइनस B2। B1 का मतलब कि मैंने बोला कि यार इस वाले 4 एम्पियर वाला करंट जो फ्लो करे पहले वायर में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तब मैं B2 से माइनस कर रहा हूं, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर रहा हूं। लेकिन ये करने के बाद निगेटिव आंसर आ यानी गलत आ रहा है, यानी कौन सा बड़ा होना चाहिए? दिस वन। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर? आउट ऑफ द प्लेन है। कैसे पता? सी, करंट नीचे जा रहा है, इधर अंदर इधर बाहर, यानी कि कितना आंसर आना चाहिए? डॉट आना चाहिए, यानी प्लस आएगा और डॉट आंसर आएगा। सही बात है कि नहीं? तो ये आपको आना चाहिए, समझ गए? तो ये सब बात आपको आना चाहिए। अब आगे चलूंगा बेटा, अब हम बात करेंगे कोई सर्कुलर कॉइल के बारे में। देखना तुम्हारे एग्जाम में सर्कुलर कॉइल पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो सर्कुलर कॉइल में क्या होता है एक बार समझेंगे। मान लो कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें बेटे नंबर ऑफ टर्न क्या है? n। कितने नंबर ऑफ टर्न है? एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न क्या बेटा? n है ना? करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, रेडियस इसका r है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन कितना होता है गाइस? μ0 Ni/2r, है ना? इतना टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन सर्कुलर कॉइल बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन सर्कुलर कॉइल है μ0 Ni/2r। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन सर्कुलर कॉइल क्या होता है? μ0 Ni/2r। समझ रहे हो? μ0 Ni/2r। मेरी बात समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन सर्कुलर कॉइल क्या होता है? μ0 Ni/2r। ये आपको पता होना चाहिए। यदि कोई सर्कल है तो उसके लिए होता है μ0 Ni/2r। अब यही बताओ, यहीं पे एक छोटी सी बात लेता हूं जिससे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर एक सेमी सर्कुलर आर्क लिया, क्या लिया? एक आर्क लेंथ लिया, इसका एंगल अल्फा है, करंट आई फ्लो कर रहे हैं और रेडियस आर है ना? मैंने कहा कि मतलब एक सर्कुलर आर्क लिया, ये समझ गए है ना? कोई अगर कॉइल है, कोई अगर सर्कुलर कॉइल है, करंट उसमें आई फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न n है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? μ0 Ni/2r। μ0 Ni/2r हो जाएगा। अगर कोई सेमी सर्कुलर, कोई अगर आर्क लेंथ है, क्या है? आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ के केस में क्या होगा समझेंगे। तो डायरेक्ट बताऊं कि प्रूफ करके दिखाऊं? डायरेक्ट बताता हूं, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन किसी आर्क लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट क्या होता है? μ0I/4πr इंटू अल्फा। बेटे ये बड़ा ही काम का चीज है, बहुत ज्यादा। यूनिट होता है टेस्ला, नोट कर लेंगे। μ0I/4πr इंटू अल्फा, नोट कर लेंगे इसको। μ0I/4πr इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड है। अल्फा क्या है बेटा? एंगल सबटेंडेड है। अल्फा इज एंगल सबटेंडेड। अल्फा इज एंगल सबटेंडेड। मेरी बात समझ रहे? अल्फा क्या बेटा? एंगल सबटेंडेड। समझ गए कि नहीं? ठीक है, सो μ0I/4πr इंटू अल्फा। अगर मैं आपको ये बोलूं कोई सेमी सर्कुलर आर्क लेंथ है, कोई सेमी सर्कल है, इसका रेडियस क्या है? आर है, ओरिजिन है, करंट आई फ्लो कर रहा है, बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगर कोई सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कल है, μ0I/2r, तो फिर इसकी वजह से क्या है? अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो उसकी वजह से μ0I/2r होता है ना? अगर कोई सेमी सर्कल है तो उसकी वजह से क्या होगा? μ0I/4r। कैसे कैसे होगा μ0I/4r?
तो देखो किसी आर्क के लिए ये है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू अल्फा, है ना, आर्क लेंथ के लिए। अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड। अगर सेमी सर्कल लूंगा तो कितना अल्फा होगा बताओ, पाई। अल्फा कितना होगा, पाई। सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू अल्फा इज अ पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ओरिजिन पे, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। अच्छा साथ में एक बात और, करंट का फ्लो किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, क्रॉस। कितना टेस्ला होगा, नोट कर लेंगे एक बार, है ना, ये सब बातें आपको आना चाहिए। इधर ध्यान देंगे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे भाई। यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है, किसका फ्लो हो रहा है बेटा, करंट का फ्लो हो रहा है। तो अब देखो इस वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस वाले कॉइल की वजह से किधर आएगा, बाहर। बोलो हाँ है ना। सो बी नेट कितना हो जाएगा ओरिजिन पे, दैट इज B1 माइनस B2। B1 ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देखो करंट तो सेम है, सो म्यू नॉट आई बाई 4R1 माइनस म्यू नॉट आई बाई 4R2। म्यू नॉट आई बाई 4 बाहर कर लोगे, 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। बोला है ना। सो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 बाई 4। करंट कितना है, 2 एम्पियर, 1/2 माइनस 1/5, तो 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2 5 कैल्शियम 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, तो 3 है ना। तो इससे काटोगे 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी 0.6 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। हाँ 10/10 करोगे तो 6 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 8, कितना आएगा टेस्ला, नोट कर लेंगे। हाँ और जो नेट आएगा ना किधर आएगा, क्रॉस, अंदर की ओर, अंदर की तरफ आएगा, क्रॉस, क्रॉस कर लेंगे बेटा। समझ में आया, ठीक है, समझ गए, देख लो आया कि नहीं आया। देख इस, अच्छा एक बात और, इधर बताओ, इधर ध्यान दो, ये वाला जो कॉइल है, ये वाला मतलब ये वाला जो वायर है, क्या इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या इसकी वजह से तुमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना चाहिए, जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट एलिमेंट और जो डिस्टेंस है ना, इसके बीच जो एंगल है 0 डिग्री है। देखो ना, ये करंट एलिमेंट है और ये डिस्टेंस है भाई, जो थीटा एंगल होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी sin थीटा बाई r स्क्वायर में, ये थीटा करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, दोनों के बीच में कुछ एंगल होना चाहिए, यदि पैरेलल है तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करेंगे फिर मैं आगे चलूंगा। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ओरिजिन पे, इस शेप की वजह से। देखो भाई, भाई इसकी वजह से, इस सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसकी वजह से भी क्या होता है अंदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ओरिजिन पे कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 4a प्लस म्यू नॉट आई बाई 4b, कितना जाएगा क्रॉस टेस्ला। दिस इज द आंसर। बस कैसे भाई, सेमी सर्कल है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4r हो गई, है ना, रेडियस है तो म्यू नॉट आई बाई 4a और म्यू नॉट आई बाई 4b हो गया, है ना, और दोनों अंदर की ओर होगा, दोनों किधर होगा, अंदर की ओर, समझ गए। तो ये सब आपको आना चाहिए। एक बार आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ देख लेंगे, ठीक है ना। उससे पहले एक बात और देखना, आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई रिंग है, क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, यदि कोई रिंग है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और रेडियस उसका आर है, तो उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर
बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, इतना टेस्ला आएगा, देख लेंगे। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये नोट कर लेंगे भाई। कोई यदि रिंग है, कोई अगर रिंग है इसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है बेटा, आई हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, नोट कर लेंगे। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। समझ गए, हो गया। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये तो डिपेंड करेगा कैसे रखा है। अगर ऐसे रखा है तो इसकी वजह से किधर होगा, यदि एंटी क्लॉक है तो इधर, क्लॉक है तो इधर, समझ रहे हो, डिपेंड्स ऑन कि रखा कैसे। बाकी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे बताना होता है, समझ गया ना। अब एक चीज और समझो, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है ना बेटे, यदि कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है, आई, तो उसकी वजह से क्या पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जानते हो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, वो इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इमेजिनरी। अगर मैं ना ऐसे बनाऊं, एक देख रहे हो, एक वायर है, इसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है, आई, उसकी वजह से क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या पैदा होगा, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से क्या पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मुद्दा ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ना, उसको इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब एक आप ऐसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना एक सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है, एक क्लोज लूप बना रहा है। तो वो इमेजिनरी क्लोज लूप जो है उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, यानी वो इमेजिनरी लूप क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो है, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। यानी मुद्दा ये है कि जो लूप बना है, जो लूप बना है, उस लूप के अंदर जितने भी वायर्स होंगे, जितना भी करंट होगा, उन सभी करंट को हम कंसीडर कर लेंगे। और वो करंट, मतलब वो लूप कहां से बना, तो उस वायर की वजह से ही बना है। समझ रहे हो कि नहीं। देखो वायर का मतलब क्या है, एक वायर ले लिया, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, सर्कुलर। भाई स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना। तो उस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जितने भी वायर होंगे या फिर जितने भी करंट होंगे, सबको हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। सो 5b.dl बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। एक और एग्जांपल लेता हूं, यदि इसी में कुछ और इस तरीके से वायर दिखा दिया एंड लाइक इसमें ये बोल दिया कि भाई इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 और नीचे हो रहा है I3। सो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा 5b.dl बराबर म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। तो एक बार आप इसको नोट करेंगे, फाइव बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। एक बार आप इसको नोट कर लेंगे, I1 प्लस I2 माइनस I3। सुनो 5b.dl, देखो इसमें क्या करोगे ना बेटा, ये लेंथ वायर कैसा, मान लो इनफाइनाइट लेंथ वायर है, तो बेटा 5b.dl, ये मैंने आपको बताया था, दैट इज bdl cos थीटा। एंड थीटा क्या होगा, जीरो, क्योंकि ना जिस डायरेक्शन में, जैसे इस पॉइंट पे मैं बात करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो इसका लेंथ एलिमेंट भी इधर ही लोगे, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। cos 0 1 होता है, तो इंटीग्रेशन bdl, तो बेटा b 5dl हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर।
और डीएल जो होगा दैट इज 2 पाई आर, ये जगह म्यू नॉट आई। सो 5 B.dl जो हुआ कितना, नोट कर लेंगे इसको। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, समझ गए? बोलो है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। समझ गए? बोलते नहीं हो तुम लोग, ठीक है ना? समझ गए? ये तुमको आना चाहिए। अब चलो तुम लोग खुद से प्रूव करके दिखाओ। एक सॉलिड कंडक्टर, पहले तो हॉलो कंडक्टर लो, एक हॉलो कंडक्टर लीजिए, टेक वन हॉलो कंडक्टर। ठीक है, इसका रेडियस क्या है बेटा, आर है। तो अंदर में आर लेस देन आर, सरफेस पे और बाहर में, इन तीनों जगह मैग्नेटिक फील्ड बताओ। और क्योंकि ये हॉलो है तो इसके सरफेस पे करंट का फ्लो हो रहा है, हॉलो है तो इसके सरफेस पे करंट का फ्लो हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड बताना है तीनों पॉइंट पर। कहां पॉइंट पर, ए बी एंड सी, इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बताओ भाई, ये हॉलो कंडक्टर कैसे कंडक्टर है बेटा, हॉलो कंडक्टर है, एक बार कोशिश करो, बताओ। दिस इज द हॉलो कंडक्टर, दिस इज द हॉलो कंडक्टर। यहां पर आप यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। कैसे होगा देखो, अंदर में, सुनो बेटा, अंदर में करंट का फ्लो क्या है, जीरो, क्योंकि ये हॉलो है ना। सो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, सो 5 B.dl म्यू नॉट आई, तो अंदर में करंट जीरो है तो बी इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। सरफेस के लिए क्या होगा बेटे, सरफेस के लिए आप वापस से इसको ऐसे बनाओगे, है ना यार, एट द सरफेस, आर बराबर आर करोगे। सो 5 B.dl म्यू नॉट आई, सो बी 5 dl म्यू नॉट आई। तो डीएल क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई कैपिटल आर बराबर म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, देख लो। और यदि आउटसाइड की बात करोगे ऐसा, फॉर आउटसाइड, सो म्यू नॉट, यानी बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। नोट कर लेंगे एक बार। और जानते हो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो बताना चाहेगा, ये हॉलो है ना, अंदर में जीरो आ रहा है, यानी कि ऐसा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सरफेस पे इंक्रीज, आई मीन कांस्टेंट, ये अंदर में जीरो, आर बराबर आर के लिए कांस्टेंट वैल्यू ऐसा, और आर ग्रेटर देन आर के लिए, हाँ, बी और आर में ग्राफ। प्लीज आप इसको बना लेंगे बेटा, ये सब याद होना चाहिए, जानते हो, इसको अच्छे से करने आना चाहिए, एग्जाम में ना आपको टीचर डेफिनेटली देगा बेटा, पक्का। देखो यदि सॉलिड कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है, देखो ध्यान से, अगर सॉलिड कंडक्टर है तो ना कुछ इस तरीके से होगा बेटा, बात नहीं करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर, है ना, यानी कि अंदर से पूरा ऐसा भरा हुआ है,
दिस इज सॉलिड कंडक्टर, ठीक है ना। अब बेटा इसके अंदर में निकालना है आर लेस देन आर, एक सरफेस पे बताना है और एक आउटसाइड बताना है। तो लाइक आर लेस देन आर में क्या होगा, देखो आप अंदर की तरफ ऐसे बनाओगे, सरफेस के लिए ऐसे बनाओगे, आउटसाइड के लिए ऐसे बनाओगे, हाँ है ना। अब सुनो, सॉलिड कंडक्टर है तो एक टर्म बता रहा हूं जो तुम थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उसका नाम है करंट डेंसिटी, जे, करंट डेंसिटी। जे क्या रहता है ना, होता क्या ये, आई बराबर जे इंटू ए, है ना। यानी कि देखो थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी कि पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट डेंसिटी सेम रहता है, जे इज सेम, जे इज कांस्टेंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बता रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस कंडक्टर में करंट का फ्लो क्या हो रहा है, आई, सरफेस पे भी फ्लो कर रहा है, अंदर में भी फ्लो कर रहा है। तो यदि अंदर में अगर मैं कहूं जे कांस्टेंट है, यानी कि जे एट सरफेस बराबर जे इनसाइड, कैसे बोल रहा हूं मैं ये, तो जे बराबर आई बाई ये हो जाएगा, यानी कि आई सरफेस पे मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो आई बाई एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है। और जे इनसाइड मतलब क्या, आई डैश, मान लो करंट अंदर में आर लेस देन आर के लिए आई डैश फ्लो कर रहा है, दैट इज पाई आर का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, सो आई डैश मिला आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बटे के कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया आई डैश। ये आई डैश क्या है, तो ये वो करंट है जो कि अंदर में सॉलिड कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, सॉलिड कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि यहां पर अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे 5 v डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज, यानी कि आई डैश करोगे तो b इंटू 2 पाई, कौन सा आर, 2 पाई कौन सा आर, 2 पाई, 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे के कैपिटल आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर बटे के कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर से स्मॉल आर कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड मिला म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर का स्क्वायर। और कहा मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड के लिए, यस और नो, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनसाइड, समझ गए। दूसरा, एट दी सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड एट दी सरफेस, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर दोगे, म्यू नॉट आई कैपिटल आर बटे के 2 पाई आर का स्क्वायर, से ये कटा, सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, मैग्नेटिक फील्ड एट दी सरफेस, इतना टेस्ला हो गया। और आउटसाइड के लिए बेटा क्या होता है, आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, वही सिंपल, स्मॉलर डिस्टेंस लोगे 5 v डॉट dl म्यू नॉट आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो बेटा ये आपको याद रखना है, सब डेरिवेशन आते हैं एग्जाम में पक्का, एम्पियर सर्किट लॉ पे डेरिवेशन आता है। तो अंदर में म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर है, सरफेस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, और आउटसाइड में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। याद रखना सॉलिड और हॉलो दोनों का केस सेम होता है, सरफेस और बाहर के लिए, अंदर के लिए अलग होता है, हॉलो में अंदर 0 और सॉलिड में अंदर म्यू नॉट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर, दैट वन, यहाँ पे समझ गए। इसके लिए ग्राफ कैसा बनता है, जानते हो जैसे गॉस लॉ है ना, बिल्कुल वैसे ही डिट्टो चल रहा है सब, ध्यान देंगे इधर। मैग्नेटिक फील्ड आर में ग्राफ कैसे बनेगा, अंदर में क्या है, अंदर में क्या है, 0 है क्या, नहीं ना, अंदर में क्या है, स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है, पूछो कैसे, क्योंकि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस के लिए क्या है बेटा, दिस इज फॉर इनसाइड ना, सरफेस के लिए कांस्टेंट है, और आउटसाइड के लिए क्या होता है, v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। नोट कर लेंगे बेटा एक बार प्लीज।
और प्लीज आप इसको नोट कर लेंगे। देखो टॉर्क की यदि बात करोगे ना तो सबसे पहले दो बातें सीखो। एक, यदि कोई स्ट्रेट वायर है, मैंने क्या बोला, एक कोई स्ट्रेट वायर है, खाली सिर्फ एक वायर है, और ना उस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है आई, उसका लेंथ एल है, करंट का फ्लो हो रहा है आई। यदि मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कहां रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखने पर क्या लगता है जानते हो, उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। यानी यदि मात्र एक वायर है और यदि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है आई और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा इसके ऊपर, फोर्स, जिसकी वजह से मोशन करेगा। लेकिन अगर यही एक वायर ना होकर के एक कॉइल है, क्या है, यदि कॉइल को, जिसमें करंट कैरिंग कॉइल यानी करंट का फ्लो हो रहा है, और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसके ऊपर क्या लगेगा जानते हो, फोर्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, है ना। तो यदि कोई कॉइल होता है ना तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क। इसको हटा रहा हूं, यदि कोई कॉइल होता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। जैसे मान लो कोई ऐसे रेक्टेंगुलर लूप है, इसका लेंथ ए है, ब्रेड्थ बी है, यदि उसमें करंट का फ्लो हो रहा है आई, और बेटा इसको मैंने डाल दिया कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में, बेटे इन भाई साहब के ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होता है उसको ना, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा। डोंट वरी, यहाँ पे ए एंड बी अलग अलग, ये ए बी साइड लेंथ है, यहाँ पर ए क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉइल का एरिया, और बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर एन आई ए बी साइन थीटा हो गया, फिर टाउ बराबर एन आई ए क्रॉस बी कर दोगे। क्या कर दोगे, ए क्रॉस बी। और एक बात और, यहीं पे एन आई ए ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम बी साइन थीटा, टॉर्क मिला क्या, एम बी साइन थीटा। याद रखेंगे जो टॉर्क होता है, मैग्नेटिक टॉर्क होता है विच इज एम बी साइन थीटा, या फिर एन आई ए बी साइन थीटा, या फिर इसको बोलते हैं निब्बा साइन थीटा। ठीक है ना, मैग्नेटिक, यहाँ पे एन आई ए की जगह मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, याद रखेंगे। ठीक है ना बेटा, यहीं से समझ गया ना, है ना। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पे, टॉर्क मिनिमम कब होगा, 0 पे या 180 पे। ये आपको याद रखना है ना। यहाँ पर एम जो निकला, मैग्नेटिक मोमेंट विच इज एन आई ए, याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए, एन क्या, नंबर ऑफ टर्न, आई क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जैसे कभी एग्जाम में सवाल पूछ सकते, तुम्हारा टीचर पूछ ले कि यदि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियाई आर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। सो मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। अब करंट होता है बेटा क्या, चार्ज बाय टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 पाई आर बटे वी, एंड एरिया इज पाई आर का स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा ई वी आर बाई 2, नोट कर लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा ई वी आर बाई 2। यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यदि आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो बेटा उसके केस में जो होगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट तो मैंने कहा जो ये क्या बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, टॉर्क। ध्यान से सुनो, तो इसमें जो कॉइल होता है ना बेटा, इसमें जो इस तरीके से कॉइल लगे होता है ना, ये नीचे से बेटा किससे कनेक्टेड होता है, स्प्रिंग से, और हम यहाँ पर बेटा एक हॉर्सशू मैग्नेट ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं। वाई हॉर्सशू मैग्नेट, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा रेडियली निकल पाए, और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के एरिया से परपेंडिकुलरली पास कर पाए। याद रखना, परपेंडिकुलर पास करना जरूरी है, परपेंडिकुलरली पास करना क्या जरूरी, ताकि मैक्सिमम टॉर्क मिल सके। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है, बोलो है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क जो आएगा विच इज एन आई ए बी साइन थीटा, थीटा मैक्सिमम करना है तो टॉर्क मैक्सिमम करना है तो साइन 90 लेना पड़ेगा। इसी को बैलेंस करेगा कौन, टॉर्क रिस्टोरिंग। सो एन आई ए बी बराबर के इंटू 5। तो तुम्हें क्या लगता है जो गैल्वेनोमीटर तुम पढ़ते हो उसमें होता क्या है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन शो होता है ना, एंगल, कितना एंगल मुड़ गया,
कितना एंगल स्वैप्ट किया, वही तो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, वही तो है हमारा डेविएशन एंगल या फिर डिफ्लेक्शन एंगल, तो वही फाई है। तो एन आई ए बी बराबर के इंटू फाई हो गया। समझ रहे मेरी बात, बोलो है ना। तो ये अपने को ये फॉर्मूला मिल गया। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई बराबर के बाई एन ए बी, के बाई नाब इंटू फाइव बोलते हैं। तो के बाई नाब को बोलते हैं कैपिटल जी, क्या बोलते हैं कैपिटल जी। इस कैपिटल जी को बोलते हैं क्या, गैलोमीटर कांस्टेंट। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं बेटा, गैलोमीटर कांस्टेंट। तो के बाई नाब, ठीक है ना। तो यहां पर दो बातें पढ़ते हैं, एक फाइव बटे आई, क्या पढ़ते हैं फाइव बटे के आई, इसको बोलते हैं क्या, फाइव बटे आई क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। याद रखना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या कहलाता है, करंट सेंसिटिविटी, है ना। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, करंट सेंसिटिविटी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, बच्चे नहीं बता पाते, कंफ्यूज रहते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, फाइव बटे आई, इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री पर एम्पियर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, फाइव बटे आई की वैल्यू क्या होता है, नाप बाई के, क्या होता है बेटा, एन ए बी बाई के। देख लो वहां से देख लो, फाइव बटे आई क्या होता है, नाप बाई के, है ना। नाप बाई के इधर चला जाएगा, फाइव बटे आई इधर आ जाएगा। सो फाइव बटे आई क्या बेटा, नाप बाई के। दूसरी बात बेटा, समझ गया ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि पर यूनिट करंट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हुआ, वही होता है क्या, नाप बाई के। तो कभी कभी पूछता है करंट सेंसिटिविटी किस किस बात पर डिपेंड करता है, तो क्या बताओगे, नंबर ऑफ टर्न, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और के क्या है, तो रिजिडिटी कांस्टेंट या टॉर्सनल रिजिडिटी, है ना, या स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो। समझ लो कि नहीं, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्सनल रिजिडिटी। अब एक होता है क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज 5/V, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसी को बोलते हैं V बराबर IR। तो इस तरीके से हो जाता है। तो 5/I क्या होता है, नाप बाई के, इतना। तो कुल मिलाकर के वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस आर। वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस आर। तो ये सब आपको आना चाहिए। यही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टॉर्क के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कुल मिला के इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैग्नेटिक टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क को बैलेंस कर लेता है। वहीं से ये बात खुल के सामने आती है। सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है ये बीच में लगा होता है, ये क्यों यूज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास कर सके। समझ पा रहे कि नहीं, जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है इससे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर सके। बेटा देख, हॉर्स शू मैग्नेट इसलिए हम लेते हैं ताकि उससे मैग्नेटिक फील्ड रेडियली निकल सके। व्हाई रेडियली, क्योंकि तू खुद सोच कि तेरे को अगर सीधा सीधा मैग्नेट दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे पास करेगा। अब मेरे को क्या करना है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास कराना है, तो इस तरीके से होना चाहिए, इट्स लाइक दैट, मतलब एक से निकलेगा एक से बाहर जाएगा। तो कुल मिलाकर के मतलब बल्क नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराना है, तभी तो वो घूमेगा। एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉइल है, उसमें करंट पहले से फ्लो कर रहा है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखो, उससे इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करो कि वो घूम सके, रोटेट कर सके। उसी के रोटेशन की वजह से ही वो क्या करेगा, मतलब उसको अपना रिस्टोर करना चाहेगा। कौन, ये स्प्रिंग अपने शेप को, जिसकी वजह से काउंटर टॉर्क मतलब लगाएगा। समझ गए, दैट इज K into 5। जिस तरीके से स्प्रिंग फोर्स होता है K into X, उसी तरीके से यहां पर ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स है, मतलब सॉरी टॉर्क है, वो K into 5 है। यहां पर 5 क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्सनल रिजिडिटी। समझ गए, स्प्रिंग है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है। समझ गए, चलो थैंक यू। आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे, है ना। टेस्ट अच्छा जाना चाहिए भाई, है ना। मैंने आपको सारा जितना भी था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, हाँ, और ये सब मैंने पूरा कवर कर दिया, तो अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, आपको किसी कॉइल की वजह से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, बायट-सावर्ट लॉ। मैग्नेटिक फोर्स हमने डिस्कस नहीं किया, याद रखना, कोई अगर क्यू चार्ज है, यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है वी वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, QVB sin थीटा या QV क्रॉस B। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कब होता है, थीटा 90 पे, 0 180 पे क्या होता है, मिनिमम। एक बात और, जो
चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, यदि परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। तो जब सर्कुलर पाथ होता है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स। इसको बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से रेडियस का फॉर्मूला निकलता है एमबी बाई क्यूबी, पी बाई क्यूबी, रूट टू एम के बाई क्यूबी, रूट टू एम क्यूबी बाई क्यूबी। ये सब याद रखना, सवाल एग्जाम में मिल सकता है, प्रिपेयर रहना। एक बार मैंने आपको जो बताया उसको भी देख लेना। रेशियो पूछता है किसके लिए, प्रोटॉन अल्फा, ड्यूट्रॉन अल्फा, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन। सो these are type of questions coming in exam, समझ रहे हो? ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।